दोस्तों, अक्सर हम सबके दिमाग में ये बात जरूर कौंधती रहती है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी क्यों है, रतन टाटा क्यों नहीं। जबकि रतन टाटा के पास रिलायंस ग्रुप से ज्यादा कंपनियां हैं। तो दोस्तों, भारत देश में वैसे तो कई बिजनेसमैन हैं, लेकिन मुकेश अंबानी का नाम इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। इसके अलावा रतन टाटा भी लिस्ट में किसी से पीछे नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए कि दोनों ही काफी बड़े लेवल के उद्योगपति हैं और एक दूसरे को हर मामले में कड़ी टक्कर देते आए हैं। परंतु अधिकतर लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर मुकेश अंबानी और रतन टाटा में से कौन सबसे ज्यादा धनी है, अर्थात किसके पास सबसे ज्यादा जायदाद है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। अगर हम इसी बीच बात करें नीता अंबानी की, मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। पर दोस्तों, प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के मालिक मुकेश अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनी है। वहीं पर अगर रतन टाटा की बात करें तो इत्तू से बंगले में रहने वाले रतन टाटा के पास 135 कंपनी है। अब आप ही बताइए, कौन होगा सबसे अमीर। रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी एशिया के क्या, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अपनी गिनती करवा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तो चलिए सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा। तो नंबर 1 पर बात करते हैं दोनों की कंपनी की शुरुआत से। टाटा कंपनी की शुरुआत हुई 21,000 रुपए से, जो कि टेक्सटाइल कंपनी से शुरू हुई थी, जिसकी नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गई है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र से शुरू हो गया था, जब उनकी ग्रेजुएशन खत्म हुई और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उन पर आ गई, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 जोड़कर टेक्सटाइल ट्रेडिंग का काम शुरू किया। फिर जैसे ही धंधे में पांव जमने लगे तो जमशेद जी ने नागपुर में एक पहले टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उस धंधे में प्रॉफिट को देखकर उसके मन में 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की बात आई, जिससे न सिर्फ उनको बल्कि उनके पूरे देशवासियों को फायदा मिले। हालांकि वो अपने इस सपने को पूरा होते हुए देख नहीं पाए, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे ने, जिनका नाम दोराबजी टाटा था, आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर एस्टेब्लिश की। उनका सपना पूरा किया और साथ ही में इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इसे वक्त का सितम कह लो या उम्र का पड़ाव, जल्दी ही उनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेवारी रतन भाई टाटा ने ले ली और पुरानी 14 कंपनियों के चलते उन्होंने टाटा ग्रुप कंपनी का आंकड़ा 95 तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया रख दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों का नाम और काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने इसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबल में ऐसा फेमस कर दिया कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम करना चाहता है। तभी तो आज कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान अपना बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 6 फ्लोर की जितनी बड़ी अपनी पार्किंग अपने घर में बनाई है ना, उतनी बड़ी बिल्डिंग में मुंबई के आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही गैस किया, हम बात कर रहे हैं अंबानी की, जिसके हाथ में कोई सोने का कटोरा तो था नहीं। और हमारे पापा की तरह ही उनके पापा धीरू भाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत करके अपनी सैलरी से सिल्वर पॉइंट जमा करके अपना बिजनेस शुरू किया था। पैसे जमा होने के बाद धीरू भाई अंबानी विदेश की नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए और एक चाल में रहने लगे। और बड़ी ही कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ये कंपनी मसालों में ट्रेड करती थी। जब मसाले के धंधे में वो बिल्कुल सेट हो गए तो उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू किया।
लेकिन विमल लोगों को लुभाने में फेल हो गया और कस्टमर का रिस्पांस उसे अच्छा नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उनके स्टॉक को बेचने का काम धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस टाइम में लोग इन्वेस्ट करना नहीं जानते थे, उस टाइम में धीरू भाई अंबानी ने विमल के IPO में लोगों से इन्वेस्ट करवाया और ऐसे इन्वेस्टमेंट करवाई कि जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को भरपूर हुआ और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75 करोड़ हो गया। लेकिन इस रेवेन्यू और बिजनेस में सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्चून 500 में शामिल हो गया। लेकिन शायद धीरू भाई अंबानी के हिस्से में इतनी ही सक्सेस लिखी थी, इसीलिए तो इस साल उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनकी मौत के बाद उनका पूरा बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच में डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में गवाही दे रहा था तो उसकी नेटवर्थ 0 हो गई। वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन दोनों के प्रेजेंट की, यानी कि दोनों के आज के पैसे की, क्योंकि लड़ाई तो जनाब सारी पैसे की है। क्या आप जानते हैं कि 88 मिलियन की नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कंपनी के मालिक हैं। वहीं पर 135 कंपनी की सब्सिडीज होते हुए भी टाटा इंडस्ट्रीज की नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहती है। पर आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी लिमिटेड सेक्टर में काम करती है, लेकिन वहीं पर टाटा ग्रुप ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल्स वगैरह। 135 से ज्यादा कंपनी की सब्सिडी होने के बाद भी टाटा ग्रुप की नेटवर्थ अंबानी से कम कैसे है? आप ये जानना जरूर चाहेंगे, तो चलिए आपकी क्यूरियोसिटी खत्म करते हुए आज हम आपको ये बता देते हैं। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस कंपनी में 48% से ज्यादा शेयर के वो मालिक हैं, और जब शेयर ही लगभग आधे से ज्यादा उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी को कितना फायदा होगा। आदमी की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया था। वहीं पर हम बात करें रतन टाटा जी की, तो रतन टाटा की टाटा ग्रुप में 1% से भी कम के शेयर के वो मालिक हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% शेयर उनकी कंपनी अलग अलग ट्रस्ट जैसे रतन सर टाटा, सर दाराविजय टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, इन सब ट्रस्ट पर डोनेट करती है, जो कि इंडिया की एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग, अच्छी जनरेशन और आर्ट कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर पर काम कर रहे हैं। मतलब कि बंदे को 135 प्लस कंपनियां मिली थी उनके नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों को दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि अगर वो सिर्फ चैरिटी वाले रतन टाटा जी अपने नाम कर लें तो आज वो शायद इंडिया के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा, इन सब के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों हम देखते हैं कि एक एक खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं, चर्चा किसी और की ज्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों पैसा बोलता है, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है उसका पैसा कुछ ज्यादा ही बोलता है। तभी तो अंबानी ने जब अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ का खर्च किया तो चर्चे बड़े जोरों शोरों से सुनाई दिए। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन चौंकिए मत, अभी उनके खर्चे खत्म नहीं हुए। उनके पास एक यार्ड भी है जिसकी स्पेशली सोलर ग्लास रूफ बनाई गई है और जिसकी अप्रॉक्स कीमत 700 करोड़ है। अब दोस्तों, पति जब इतने खर्चे कर रहा हो तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसीलिए नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। वहीं अगर रतन टाटा जी के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सिंपल लिविंग की रही है और उन्होंने अपने पैसे को हमेशा स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, ताकि उनकी कंट्री और उनकी कंट्री के लोग दोनों ही आगे बढ़ सकें। इसके अलावा उनकी टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए इंडिया की 25वीं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गई है। टाटा ग्रुप अब अपनी कंपनी की तरह सोशल वर्क फील्ड में भी पैर फंसाने लगा है, चाहे दोस्तों वो वाटर सैनिटाइजेशन हो,
स्पोर्ट्स हो, डिजास्टर हो या फिर सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो, टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है। अब ये तो साफ है कि वैल्यूज और एथियस्ट किसके ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब आप ही बताइए, दोनों बिजनेसमैन एक जैसी मेहनत करके अपनी कंपनी को आगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक इंसान चुपचाप दुनिया की नज़रों से बचकर अपना काम किए जा रहा है और दूसरा छोटे से छोटा खर्चा करके लाइमलाइट में आ जाता है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।